नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का जो तीसरा लेसन है वो करने जा रहे हैं। हमारे भारत में भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। भारत में जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, संघीय व्यवस्था को लागू करने के नियम क्या है, यह क्यों लागू किया गया था, इसके बारे में। कि संघीय व्यवस्था है क्या, कि जो शासन की शक्ति है, शासन की जो शक्ति है, शक्तियों का वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली, ठीक है, जो शासन प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि हमारे भारत की जो शक्ति है, शक्तियों का वितरण, वितरण मतलब बंटवारा, ठीक है, इस बंटवारे के अंदर कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो आधार स्तंभ है, ठीक है, आधार स्तंभ के अंदर जो शासन प्रणाली अपनाई गई है उसे क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। भारत के संविधान में संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ होता है कि जैसे बाद में इसको डिवाइडेशन किया कि संघ मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा संघ बनाया गया, इसे कहा गया भारत, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय के रूप में। ये अपने सिर्फ भारत में ही नहीं है, इसके अलावा जो संघवाद की शासन प्रणाली है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ है, भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, रूस के अंदर है और कनाडा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब मैं 2-3 उदाहरण दे रही हूँ। अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, रूस है, कनाडा है। इसके अंदर, इन सब के अंदर ये कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, संघवाद की शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघ मतलब छोटे छोटे राज्यों को बनाकर शक्तियों का विभाजन करना। इसके अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया। पहला पॉइंट था कि शक्तियों का विभाजन का स्पष्ट स्तर। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ भारत के अंदर या अन्य जिसमें संघवाद की शासन प्रणाली है उसमें शक्तियों को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। संघवाद में संघ शक्ति है, राज्य शक्ति है और समवर्ती शक्ति। देखो बच्चों, इसके अंदर संघ शक्ति, ठीक है, उसके बाद में राज्य आ गया, उसके बाद में समवर्ती सूची आ गया। हमने ये जो शक्तियां हैं इसके बंटवारे के बारे में 8th क्लास में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। इनके अंदर क्या है, शक्तियों का विभाजन हुआ, शक्तियों के विभाजन के आधार पर अलग अलग शक्तियों का दिया गया है। जैसे कि संघ सूची के अंदर अब 97 विषयों का है, लेकिन वर्तमान में कितने दे दिए हैं, 97 विषय, और वर्तमान में कितने दे दिए हैं, 100 दे दिए। इसी प्रकार में यह राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची में जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम में वो 47 विषय थे। अब धीरे धीरे है इन शक्तियों को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने के बाद में शक्तियों का किस प्रकार से वितरण किया गया है, जिस प्रकार की समवर्ती सूची थी उसमें 47 विषय रख दिए गए हैं और राज्य सूची है उसके अंदर 66 विषय रख दिए गए हैं। किसी किसी के अंदर अभी वर्तमान में ये कह रहे हैं कि 60 मतलब 1 थे, ठीक है, अब 66 विषय आ गया और इसके अंदर कितने आ गए हैं, 47, समवर्ती सूची में 47 विषयों का आ गया है। अब इन शक्तियों का मैं थोड़ा सा विवरण कर देती हूँ कि सबसे ज्यादा शक्ति है वो संघ सूची मतलब केंद्र के पास होती है, उसके बाद में राज्य के अंदर होती है, फिर समवर्ती सूची। समवर्ती सूची होती क्या है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि समवर्ती सूची ऐसी शक्तियां होती है जिस पर निर्णय है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर लेते हैं। किस पर लेते हैं, समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य है वो दोनों हैं, वो निर्णय है वो मिलकर लेते हैं और निर्णयों के आधार पर जो कानून बनाया जाता है इसकी अंतिम रूपरेखा या सामान्यता संघ जो सूची होती है संघ के अंदर, ठीक है, मतलब केंद्र के अंदर उसका निर्णय है वो अंतिम माना जाता है। इसी प्रकार में शक्तियों के विभाजन के आधार पर जो शासन प्रणाली अपनाई गई उसे क्या कहा गया, संघवाद कहा गया। इसकी बहुत सारे तत्व, मैंने ये कहा था कि इसके जो तत्व हैं, तत्व के अंदर पहला पॉइंट हमने शक्तियों का विभाजन पढ़ा, उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। आप सबको पता है कि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है हमारे यहाँ पर कार्य करने के लिए जो कानून का निर्माण कौन करता है, व्यवस्थापिका करती है, ठीक है, व्यवस्थापिका जब कानून का निर्माण करती है तो उसको लागू कौन करता है, कार्यपालिका। ये कौन कर रहा है, व्यवस्थापिका कानून का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है, कानून का निर्माण करती है।
व्यवस्थापिका है, कानून का निर्माण करती है, तो कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है। अब देखो बच्चों, ये मान के चलो कि जब ये कानून को क्या करती है, लागू करती है। यदि कभी भी व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, यदि ये कानून लोगों के हित में ना हो, ठीक है, ये कानून लोगों के हित में ना हो, तो क्या किया जाता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, ताकि जब ये कानून बना रहते हो, ये लागू कर रहते हैं, जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं, तो उस हनन को क्या है, वो रोक सके। इसलिए कार्यपालिका को और व्यवस्थापिका से, इन दोनों से न्यायपालिका को क्या दी गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ताकि वो निष्पक्ष होकर अपना निर्णय कर सके। अब है संविधान की सर्वोच्चता। आप सबको पता है कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, तो इसमें संविधान की क्या दी गई थी, सर्वोच्चता। मतलब जो संविधान में लिख दिया वो क्या है, सर्वप्रमुख है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता में, उसकी प्रस्तावना में इनकी सारी विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है कि संविधान ही प्रमुख है, मतलब संविधान को चेंज नहीं किया जा सकता। और भारत के संविधान को आज तक एक बार भी चेंज नहीं किया है। हमारा भारत का संविधान है, एक बार, हाँ ये बात जरूर है कि जो अनुच्छेद 246 है, अनुच्छेद 264 के अंदर ये बात कही गई थी कि भारत का जो संविधान है, संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कई बार जो समय की स्थिति होती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, जीवंत सिद्धांत है, ठीक है भाई। जीवन संविधान कहा गया है, जीवित, मतलब हम उसको धीरे धीरे इसमें और प्रोग्रेस कर सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग हम उसमें और मतलब नियम बना सकते हैं। कुछ पुराने नियम हो चुके हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसके लिए इसने हमारे भारत के संविधान में क्या देखी कि भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है। जैसे कि अमेरिका का संविधान विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार वो चेंज हो जाता है, लेकिन अपना भारत का संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों ही नियम बनाए गए। क्या है ये, एक तो कठोर भी है और लचीला भी है, ये दोनों का क्या है, मिश्रण है, दोनों का क्या है, मिश्रण। अब देखो ये मिश्रण क्यों कहा गया है, क्योंकि कठोर इसलिए कि एक बार भी चेंज नहीं हुआ है, और लचीला इसलिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर 4, इसके अंदर एकल नागरिकता। तो संविधान के जो तत्व है, तत्व के अंदर जो चौथा पॉइंट है कि एकल नागरिकता। आप सबको पता है कि जहां पर संघ देश होता है वहां पर राज्य भी प्रमुख होता है, लेकिन अपना जो भारत है, भारत के अंदर संघ शासन प्रणाली के बावजूद भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, एकल नागरिकता। ये जो एकल नागरिकता का जो पॉइंट है ना, ये एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण को दर्शाता है, ठीक है। एकल नागरिकता किसको दर्शाता है, एकात्मक शासन प्रणाली को दर्शाता। इसका अर्थ होता है कि हम क्या है, भारतीय, मतलब आप किसी भी राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। देखो बच्चों, भारत के नागरिकता के अंदर हम चाहे किसी भी राज्य के अंदर रह रहे हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हो, लेकिन जब हमारी नागरिकता की बात आती है तो हम यही कहेंगे कि हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो भारतीय मतलब, अब देखो अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मैं अर्थ भी बताती हूँ। दोहरी नागरिकता क्या होती है और अकेली नागरिकता क्या होती है। दोहरी नागरिकता, एक तो जिस देश के अंदर रह रहे हो, ठीक है, जिस देश के अंदर रह रहे हो उस देश की नागरिकता, प्लस जिस राज्य के अंदर रह रहे हो उस राज्य की नागरिकता, ये तो कौन सी होगी, दोहरी नागरिकता। लेकिन अपने भारत के अंदर हम किस देश में रह रहे हैं, उस देश की नागरिकता, उस देश की नागरिकता क्या कहलाती है, अकेली नागरिकता कहलाती है। इस प्रकार आज हमारे ये जो 4 पॉइंट है एक बार यहीं तक करेंगे। कल हमें उससे आगे के जो 5 पॉइंट और है उसको करेंगे। जय हिंद, जय भारत।